तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर उन बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिन्हें मैथमेटिक्स में काफ़ी रुचि है। और मैं तो कहूँगा कि ये उन बच्चों के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिन्हें मैथ में दिलचस्पी नहीं है, जो मैथ से दूर भागते हैं, डरते घबराते हैं। क्योंकि मैथ एक्चुअली में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। मद्रास, जो आज का चेन्नई है, इसके तंजौर जिले के इरोड नामक छोटे से गांव की स्कूल की एक बात है। प्राइमरी क्लास के टीचर क्लास में आए। उन्होंने स्टूडेंट्स को टास्क दिया कि आधे घंटे में 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का जोड़ लगा करके मुझे दिखाओ। कितना समय दिया उन्होंने? आधे घंटे का। और टास्क क्या दिया है कि 1 to 100 सारे नंबर्स का टोटल मुझे दिखाना है। सारे बच्चे इस सवाल को सॉल्व करने में लग गए। 10 मिनट भी नहीं बीता होगा कि 7 वर्ष का एक स्टूडेंट उस सवाल को सॉल्व करके टीचर के पास में जांच कराने के लिए ले आया। कितनी एज है उस बच्चे की? जस्ट 7 years old। अब गुरुजी ने सवालों को जांचा और सही उत्तर पाया तो शिक्षक ये देख करके हैरान रह गए कि बालक ने सवाल हल करने में जिस सूत्र का प्रयोग किया है वो तो उसकी क्लास की किताब में या उससे पहले की किताब में है ही नहीं। तो इसका मतलब इसने कोई ऊंची कक्षा के क्लास के स्टूडेंट की किताब पढ़ ली है ना। मतलब मैथमेटिक्स में जिस क्लास में वो बच्चा पढ़ रहा था उससे हायर क्लास की किताब में से कहीं ना कहीं से पढ़ लिया या सीख लिया। तो टीचर को जानना था कि भाई तुमने ये सूत्र, ये फार्मूला सीखा कहाँ से? तो वो बच्चा बोलता है कि किताब से पढ़ करके। तो ये बात होती है। कहने का मतलब है कि रामानुजन बचपन में भी ऐसे थे और मैथमेटिक्स उनके लिए इतना इंटरेस्टिंग था कि वो अपने कोर्स की किताबों के अलावा भी मैथमेटिक्स के बारे में कुछ सीखना होता था तो वो हायर क्लास की किताबों के मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर लिया करते थे। मैंने बिहार में भी देखा है, यहाँ पे जो अच्छे गार्जियन होते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, वो कई बार बच्चों को बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारा अपने कोर्स के किताब की मैथमेटिक्स पर कमांड हो गया, उसके सवाल आसानी से सॉल्व कर लेते हो, सो व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर द बुक्स ऑफ योर हायर क्लासेज। हाँ, तुम उसकी मैथमेटिक्स बना सकते हो। और मैंने देखा है बिहार में कि वो अपने स्कूल की किताब तो बनाते ही हैं, साथ में एक RS अग्रवाल की किताब बनाएंगे, RD शर्मा की किताब बनाएंगे, NCERT की किताबें बनाएंगे, बिहार बोर्ड की किताबें बनाएंगे। तो बच्चों, टीचर को ये बात जान करके बड़ा ही दिलचस्प लगा होगा और उनके अंदर में क्यूरियोसिटी हुई होगी। वो सरप्राइज हो गए होंगे कि अरे ये अनोखा बच्चा कौन है जो अपने क्लास से ऊपर की क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ता है, सीखता है। और इस बच्चे को ये फार्मूला अपने से सीनियर क्लास के किसी बच्चे की किताब से मिला है। तो गणित की यह जो विलक्षण प्रतिभा वाले बालक थे, उनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन अयंगार। पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास रामानुजन अयंगार, जिन्होंने सिद्ध कर दिया कि गणित एक रोचक विषय है जिसका खेल खेल में भी अध्ययन किया जा सकता है। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि मैथमेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना, और इसे हम लोग खेल खेल में भी स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसीलिए मैं बच्चों से बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है, भागने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट, और धीरे धीरे आपका ये इंटरेस्ट कमिटमेंट में तब्दील हो जाएगा। और जब आप मैथमेटिक्स की बारीकियों को समझने लगोगे तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आने लगेगा। और ये बात सोचो ना कि क्लास में तेज बच्चा किसे कहा जाता है? जो बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, इंग्लिश में अच्छे होते हैं, साइंस में अच्छे होते हैं, है ना। तो श्रीनिवास रामानुजन अयंगार का जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो इनका जन्म तमिलनाडु के इरोड गांव में, आज का जो चेन्नई है उसके इरोड गांव में 22 दिसंबर 1887 को एक साधारण से परिवार में हुआ। 22 दिसंबर 1887। बचपन से ही रामानुजन की गणित में खूब रुचि थी।
वे मैथमेटिक्स को खेल मान करके संख्याओं से खेलते रहते थे, है ना। मैजिक स्क्वायर देखा है, मैजिक स्क्वायर, जिसमें ना हम लोग किसी भी तरह से ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, है ना, डायगोनल्स में भी अगर नंबर्स को टोटल करते हैं तो उसका टोटल, उसका जो सम है वो हमेशा एक बराबर संख्या आता है। आपको भी कोशिश करनी चाहिए। रामानुजन की मैथमेटिक्स में इस स्पेशल एबिलिटी को देखते हुए टीचर्स को ये विश्वास हो गया कि फ्यूचर में वो कभी न कभी मैथमेटिक्स में इस देश का नाम रोशन करेंगे और कुछ खास काम करेंगे। तो अब आगे हम लोग जानेंगे कि रामानुजन ने आगे चल करके मैथमेटिक्स में क्या हुआ। तो मैथ्स में उनका जो स्पेशल इंटरेस्ट था, इसके कारण रामानुजन बड़ी कक्षाओं की मैथमेटिक्स की किताबें भी मांग मांग करके पढ़ लिया करते थे। वे स्लेट पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। ऐसा इसलिए करते थे जिससे कि कॉपी का खर्च बच जाए। कॉपी, नोटबुक खरीदने में पैसे लगते हैं ना, और स्लेट में क्या होता है कि आप बना लो फिर उसे इरेज कर दो, बना लो फिर से इरेज कर लो। रामानुजन जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनके एक शुभचिंतक ने उन्हें जॉर्ज सुब्रिज की उच्च गणित की पुस्तक उपहार स्वरूप भेंट की। जॉर्ज सुब्रिज, मैं ये नाम नोट कर लेता हूँ और मैं इसकी PDF कॉपी ढूंढने की कोशिश करूँगा, और अगर उसका कोई लिंक अवेलेबल होगा सो यू कैन गेट इट इन योर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस लेक्चर। तो देखो, रामानुजन को हाई स्कूल के समय में एक बढ़िया किताब जॉर्ज सुब्रिज की लिखी हुई हायर मैथमेटिक्स की किताब मिल गई। अब रामानुजन रात दिन उस पुस्तक की स्टडी में लगे रहते थे। 16 साल की उम्र में रामानुजन ने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तो कई सारे बच्चे सोचेंगे कि ये मैट्रिक की परीक्षा होती क्या है भैया। हाँ, बिहार में तो आम बात है, बिहार के स्टेट बोर्ड से जो बच्चे 10th का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, दैट इज नोन टू बी मैट्रिक का एग्जामिनेशन। मुझे मेरे ख्याल से जो बाकी सारे स्टेट्स हैं वहाँ भी स्टेट बोर्ड में 10वीं के एग्ज़ाम को शायद मैथमेटिक्स, मेरा मतलब है मैट्रिक कहा जाता होगा। तो चूंकि इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास किया तो अब इनको स्कॉलरशिप मिलने लगी। मैथमेटिक्स को अन्य सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा समय दिया करते थे, और ऐसा करने से क्या हुआ कि उस समय में ना FA की परीक्षा होती थी, जो आज का इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर कहा जाएगा, 11th की परीक्षा। तो FA की परीक्षा में ये फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि ये अपना पढ़ाई का सारा समय मैथमेटिक्स को ही दे देते थे, बाकी दूसरे सब्जेक्ट से इन्हें इंटरेस्ट नहीं था, प्यार नहीं था। लेकिन भाई एग्जामिनेशन तो क्वालिफाई करने ही चाहिए, और उसमें हमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स को, जितने सब्जेक्ट सिलेबस में हैं सबको टाइम देना होता है। तो अब क्या हुआ कि भाई उनकी जो स्कॉलरशिप थी ना वो बंद हो गई। घर की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते होंगे। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना प्राइवेट मोड से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा दिया, लेकिन वो फिर से फेल हो गए। उन्होंने इस फेलियर से हार नहीं मानी और घर पर रह कर के ही मैथमेटिक्स में उन्होंने ना रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब देखो कितने हिम्मत की बात है। अब थोड़ा बड़े हो जाने पर इसी बीच में रामानुजन की शादी हो गई। अब शादी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, घर का खर्च बढ़ जाता है, तो ऑब्वियस था कि अब उन्हें ऑक्यूपेशन के लिए कोई ना कोई सर्विस चाहिए थी, नौकरी चाहिए थी। तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मद्रास ट्रस्ट बोर्ड के ऑफिस में उन्हें क्लर्क की नौकरी मिल गई। तो चलो भाई, घर चलाने के लिए खर्च तो आने लगा। अब ऑफिस में भी जो दोपहर में लंच टाइम होता है, जिस समय उनके बाकी के दोस्त कुछ खाने पीने के लिए बाहर चले जाया करते थे, ब्रेक ले लिया करते थे, तो उस समय में भी रामानुजन अपनी सीट पर बैठे हुए मैथमेटिक्स के तरह तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे। अब एक दिन उनके ऑफिस के एक ऑफिसर ने उन्हें देख लिया और थोड़ा पूछताछ करने पर पता चला कि भाई रामानुजन मैथमेटिक्स के कुछ सूत्र लिख रहे हैं, फार्मूलाज। उनकी मेज की दराज खोलने पर ऐसे बहुत सारे पेजेज मिले जो मैथमेटिक्स के फार्मूलाज से भरे हुए थे। उस ऑफिसर ने उन फार्मूलाज को पढ़ करके स्वयं को ना धिक्कारा कि अरे इतना इंटेलिजेंट, इतना ब्रिलियंट
बंदा क्लर्क की कुर्सी पर बैठने के लायक है क्या? इसे तो और बड़े पोस्ट पर होना चाहिए, क्योंकि उन सारे मैथमेटिक्स को वो ऑफिसर खुद नहीं जान रहा था, तो उसे लगा कि भाई रामानुजन तो बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं। उसने रामानुजन के उन पेजेस को इंग्लैंड के एक बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन जीएच हार्डी के पास भेज दिया। तो ऐसे भी भले लोग होते हैं दुनिया में, यहाँ तो ऐसा होता नहीं जल्दी कि क्लास में जो दूसरा बच्चा हो वो तो जेलसी की फीलिंग रखता है। ऑफिसेज में भी जो दूसरे होते हैं साथ में काम करने वाले, वो सब के सब जेलसी की फीलिंग रखते हैं। वहाँ पर एक ऑफिसर, उसने ना इनको डांटा फटकारा नहीं कि भाई तुम लंच ब्रेक में मैथमेटिक्स क्यों सॉल्व कर रहे हो। अलबत्ता उसने इनके पेपर्स को देखा, अप्रिसिएट किया और ये माना कि ये बंदा इतना टैलेंटेड है तो इसे ड्यू रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। यही सोच करके उसने उनके पेपर्स को इंग्लैंड में प्रोफेसर जीएच हार्डी के पास भेजा। प्रोफेसर हार्डी भी बड़े कमाल के थे। उन्होंने उन पेजेस को देख करके स्टडी किया और वो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सके, और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि भाई इतना टैलेंटेड बंदा, इतना इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बंदा जिसके अंदर में ये एबिलिटी है, इसे अंधेरे से बाहर निकालना चाहिए, है ना। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करके रामानुजन को इंग्लैंड बुलाया और बड़े बड़े मैथमेटिशियन से उनका इंट्रोडक्शन कराया। जल्दी ही रामानुजन के कुछ रिसर्च पेपर वहाँ के बड़ी बड़ी जर्नल्स में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में छपे, जिन्हें पढ़ करके वेस्टर्न कंट्रीज के जो विद्वान थे, मैथमेटिशियन थे, वे सब के सब आश्चर्यचकित रह गए कि अरे ये कौन सी चीज़ खोज ली रामानुजन ने, है ना, रामानुजन। तो अब प्रोफेसर हार्डी ने ये महसूस किया कि रामानुजन का गणित के कुछ क्षेत्रों में पूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ की कम जानकारी है। मतलब उन्हें ऐसा फील हुआ होगा कि कुछ फंडामेंटल्स में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम जानकारी है। ये तो हम लोगों ने अभी अभी सीखा ना कि वो बचपन में 10th तक की पढ़ाई उन्होंने अच्छी की, लेकिन 11th की पढ़ाई में वो फेल हो गए थे, और उसके बाद की पढ़ाई उन्होंने कॉलेज से नहीं की, थोड़ा बहुत खुद से ही उन्होंने घर पर निजी लेवल पर किया। तो कॉलेज की पढ़ाई में जहाँ पर आपको एक टीचर पढ़ाते हैं, सिलेबस होता है, अच्छी अच्छी किताबें होती है, किताबों को सपोर्ट करने के लिए सप्लीमेंट्री बुक्स आपको लाइब्रेरी से मिल जाती हैं, है ना। और अकेले घर में पढ़ो तो बस जो चीज़ अच्छा लग रहा है उसे लोग पढ़ते जाते हैं। तो प्रोफेसर हार्डी ने रामानुजन के अंदर की स्ट्रेंथ को भी पहचाना और उनकी वीकनेस को भी पहचाना, और उन्होंने ये सोचा कि नहीं, इनकी ये जो वीकनेस है इसे मुझे स्ट्रेंथ में बदलनी चाहिए। तो उन्होंने कम जानकारी वाली चीज़ें पढ़ाने का काम खुद अपने ऊपर ले लिया, और प्रोफेसर हार्डी खुद उनको मैथमेटिक्स की उन चीज़ों में बताया करते थे जिसके बारे में रामानुजन की वीकनेस थी। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि हार्डी ने जितना रामानुजन को पढ़ाया या उससे ज़्यादा रामानुजन से सीखा भी, क्योंकि कई सारे मामलों में रामानुजन की प्रतिभा का कोई जवाब नहीं था। और हम ये भी जान रहे हैं कि हार्डी खुद भी एक ग्रेट मैथमेटिशियन से, है ना। तो इस तरह का टीचर और स्टूडेंट का, गुरु और शिष्य का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है, लेकिन ये तारीफ करने की बात है। प्रोफेसर हार्डी ने एक जगह लिखा भी है कि मैंने रामानुजन को पढ़ाने की कोशिश की और इसमें कुछ हद तक मैं सफल भी हुआ, लेकिन रामानुजन को मैंने जितना सिखाया उससे ज़्यादा उनसे सीखा भी है। तो ये प्रोफेसर हार्डी की महानता का एक और सबूत है कि उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को अप्रिसिएट भी किया है और एक्सेप्ट भी किया है कि उन्होंने रामानुजन के अंदर में उस टैलेंट को ढूंढा, उनसे सीखा भी, उनको पढ़ाया भी। रामानुजन इंग्लैंड में रहते हुए भी खान पान, आचार विचार और व्यवहार, कह लो कि लाइफ स्टाइल में पूरी तरह से वो इंडियन के जैसे ही बने रहते थे। मैथमेटिक्स में उनका लगातार रिसर्च वर्क चलता रहा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई। इंग्लैंड की एक बहुत ही रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है रॉयल सोसाइटी, आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा कि पहले के समय में वो साइंटिस्ट को इस चीज़ के लिए ना वो प्रमोट करते थे, इनकरेज करते थे। तो रॉयल सोसाइटी ने, जिसका काम ही है मुख्य तौर पर साइंटिफिक रिसर्च को इनकरेज करना, उन्होंने
1918 ईस्वी में रामानुजन को अपना फेलो, है ना, सम्मानित सदस्य बना करके सम्मानित किया। पूरे एशिया में इस सम्मान को, इस अवार्ड को हासिल करने वाले रामानुजन पहले व्यक्ति थे। सोचो कितने गर्व की बात है ये हमारे अपने देश के लिए भी। आगे चल कर के लगातार मेंटल स्ट्रेस, मेंटल लेबर, रामानुजन का मैथमेटिक्स का काम था ना, तो मेंटल लेबर के कारण, और वो चूँकि अपने खान पान में थोड़ी लापरवाही रख रहे थे, उसका ज़्यादा ख्याल नहीं रख रहे थे, तो धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। लेकिन वो बीमार होते थे तब भी मैथमेटिक्स के फार्मूलाज के साथ में खेलते रहते थे। तो ये जो बीमार शरीर है आखिर कब तक चलता? वो बाद में अपने देश वापस लौट आए, लेकिन अपने देश में तो हेल्थ फैसिलिटीज़ मेरे ख्याल से उतनी अच्छी रही नहीं होगी। सो 26 अप्रैल 1920, 26 अप्रैल 1920 को मात्र 33 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस सडन डेथ पर प्रोफेसर हार्डी ने कहा था कि आज हमारे बीच से एक अमूल्य हीरा खो गया, एक प्रीशियस डायमंड चला गया। हम सब देख चुके हैं कि रामानुजन से पहले संसार में किसी भी व्यक्ति के द्वारा इतनी कम उम्र में मैथमेटिक्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को, टफ सब्जेक्ट को पर इतनी ज़्यादा रिसर्च, इतनी ज़्यादा डिस्कवरी नहीं की गई है जो रामानुजन ने इतनी कम उम्र में करके दिखाया। सोचो ना कि 33 ईयर्स, ये कोई उम्र होती है क्या? तो वास्तव में रामानुजन ने इतनी कम उम्र में मैथमेटिक्स के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो इनक्रेडिबल है ना, उसे हम कभी भूल नहीं सकते। ऐसे महान गणितज्ञ पर हम सब भारतीयों को गर्व करना चाहिए। अच्छा, वैसे तो रामानुजन पर बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। मैं जरा सा आपको बताना चाहूँगा रामानुजन नंबर्स के बारे में, रामानुजन संख्या के बारे में। रामानुजन नंबर किसे बोलते हैं? तो रामानुजन नंबर हम लोग उस नेचुरल नंबर को बोलते हैं जिसके दो अलग अलग तरह से क्यूबिक रूट्स के टोटल के तौर पर बनाया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो जिन बच्चों ने 8वीं क्लास के सिलेबस में, 8th में मैं देखता हूँ एनसीईआरटी में, बिहार बोर्ड में अक्सर 8th क्लास की सिलेबस में आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ना होता है। तो ये बात जो है रामानुजन नंबर, ये क्यूब रूट्स के साथ में जुड़ी हुई है। तो क्या बताया मैंने कि रामानुजन संख्या नेचुरल नंबर की, उस नेचुरल नंबर को बोलते हैं। वो नंबर जो नेचुरल नंबर है उसे हम रामानुजन संख्या तभी कह सकते हैं जब उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो अलग अलग डिजिट्स के, दो अलग अलग संख्याओं के क्यूबिक रूट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब जैसे सपोज करो कि एक नंबर है 1729, तो इसे हम लोग 9q + 10q के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और 1q + 12q के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। और ये जो नंबर है 1729, इसके बारे में भी एक कहानी है कि कैसे उन्होंने एक कार के नंबर प्लेट पर इस नंबर को ढूंढा था और बैठे बैठे वो इसके बारे में सोचने लगे कि अरे ये तो कमाल की संख्या है। आपको ना मैं कुछ और रामानुजन नंबर के बारे में बताता हूँ। एक है 4104, 20683, 39312, 40033। तो ये 1729, 4104, 20683, 39312, 40033 ये नंबर्स रामानुजन नंबर्स के नाम से जानी जाती हैं। और आप इसे अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो। जैसे कि मैंने 1729 के बारे में बताया कि आप इसे 9q + 10q या फिर 1q + 12q के फॉर्मेट में दिखा सकते हो। तो ये जो नंबर मैंने नोट कराए हैं, इसे आप अपने नोटबुक में सॉल्व करके देखो कि क्या आप भी इसे दो अलग अलग तरीके से क्यूबिक फॉर्मेट के टोटल के तौर पर दिखा सकते हो क्या। तो जल्दी ही मैं कुछ और मैथमेटिशियंस के बारे में, इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उनकी लाइफ के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में लेकर के आऊँगा। तो मेरे चैनल न्यू एज कोचिंग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। और इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी तुम्हारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं रामानुजन नंबर्स के बारे में भी लिख रहा हूँ, तो उसे देखना ना भूलना। तुम्हारे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।